तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम जानेंगे भारतीय उपमहाद्वीप पर बसने वाले पहले इंसानों और उनके बनाए पहले शहरों की कहानी। ये कहानी हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। तो आज का हमारा ये सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे उस जमाने से जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था, और फिर वहां से होते हुए हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी के उन अनसुलझे रहस्यों तक जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना? सोचिए, जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था तो उस दौर के बारे में हमें पता कैसे चलता है? असल में इसका जवाब किसी जासूसी कहानी की तरह है, जहां सारे सुराग हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं, यानी आर्कियोलॉजी से। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार आखिर करते क्या हैं? वो हजारों लाखों साल के इस लंबे दौर को समझते कैसे हैं? चलिए उनके तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, स्कॉलर्स ने इसे समझने के लिए मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो समय जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ लिखावट तो मिली है पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की तरह। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें ऐसे लिखित दस्तावेज मिलने शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम पढ़ और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इंसान की कहानी के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर की, पाषाण युग यानी स्टोन एज। ये वो दौर था जब हमारे पुरखों ने पहली बार अपने हाथों से पत्थरों के औजार बनाकर अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू किया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये स्केल देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड अविश्वसनीय रूप से लंबा था। मतलब इंसान का विकास बहुत बहुत धीमी रफ्तार से हुआ, लेकिन हर कदम बहुत जरूरी था। यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन देखना बड़ा मजेदार है। देखिए, शुरू में यानी लोअर पैलियोलिथिक में औजार बड़े और भारी होते थे, जो पत्थर के मेन हिस्से यानी कोर से बनते थे। लेकिन फिर मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते इंसान होशियार हो गया। वो पत्थर से पतले और धारदार टुकड़े, जिन्हें फ्लेक कहते हैं, निकालने लगा और उनसे बेहतर औजार बनाने लगा। ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। और फिर आता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, और ये एक तरह से गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम यानी होमो सेपियंस सीन में आते हैं। हमारे औजार और भी एडवांस्ड हो गए, और सबसे जरूरी बात, यहीं पर कला का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में जो शानदार पेंटिंग्स हैं, वो इसी दौर की देन है। और फिर आई वो क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, नव पाषाण क्रांति। लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसी जगहों पर इंसानों ने खेती करना सीख लिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और जाहिर है, जब आप खेती करेंगे तो एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा। बस यहीं से गांव की शुरुआत हुई। सभ्यता की नींव यहीं रखी गई। और इन्हीं नींवों पर उपमहाद्वीप ने दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक को जन्म लेते देखा। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंजीनियरिंग और प्लानिंग में अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिलाकर भी कहीं ज्यादा बड़ा था। ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। हड़प्पा के हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग कहानी थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ जैसा शानदार स्ट्रक्चर मिलता है, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत का सबूत। गुजरात का लोथल उस जमाने का एक बिजी पोर्ट था, तो वहीं धौलावीरा अपने कमाल की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था। हर शहर एक पहेली के एक टुकड़े जैसा है। तो चलिए जरा और करीब से झांकते हैं इन शहरों में कि आखिर वो क्या चीज थी जो इन्हें इतना खास बनाती थी, और कैसा था वहां के लोगों का रहन सहन। हड़प्पा के शहरों की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है उनकी प्लानिंग। मतलब आज से हजारों साल पहले इतनी जबरदस्त अर्बन प्लानिंग। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। हर घर में ढकी हुई नालियां थीं जो शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी थीं। सोचिए, उस जमाने में इतनी बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था। और उनका समाज भी उतना ही दिलचस्प था। देखिए, एक बड़ी अजीब बात यह है कि हमें वहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के महल नहीं मिले। ऐसा लगता है कि समाज में व्यापारियों और कारीगरों का ज्यादा बोलबाला था।
हमें जो मोहरें मिली हैं उनसे पता चलता है कि वो एक मदर गॉडेस यानी मातृदेवी और पशुपति नाम के एक देवता की पूजा करते थे, जिन्हें कई लोग शिवजी का शुरुआती रूप भी मानते। इतना सब कुछ जानने के बावजूद सच तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी रहस्यों का एक समंदर है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी ना मिले। और इन सब में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हम जानते कि हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, उन्होंने हजारों मोहरों पर लिखा है, पर क्या लिखा है ये हम आज तक नहीं जान पाए हैं। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, उनकी असल कहानियां, उनके विचार, सब कुछ एक बंद दरवाजे के पीछे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने दुनिया को दी। जैसा कि मशहूर इतिहासकार A.L. बैशम कहते हैं, दुनिया को कपास उगाना और कपड़े बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ये उनकी एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हमारे शहर भीड़, प्रदूषण और खराब प्लानिंग से जूझ रहे हैं, तो क्या हम 4,500 साल पुरानी इस सभ्यता से कुछ सीख सकते हैं? उनके वाटर मैनेजमेंट, उनकी साफ सफाई और उनके सुनियोजित शहरों के बारे में सोचिए। शायद भविष्य के कुछ सवालों के जवाब हमारे अतीत में ही छिपे हैं।